हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ओरल मींस ये मेडिसिन हम क्या करेंगे, वाया माउथ लेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली वो मेडिसिन होती है जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होती है, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज होती है। तो अगर कोई फीमेल ऐसी है जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है तो वो उस केस में ये मेडिसिन को यूज कर सकती है। बात करते हैं इनके सक्सेस रेट की, तो आप देखेंगे 100% तो इनके रिजल्ट है नहीं। अगर आप ये डिपेंड करेगा रिजल्ट भी इनके यूजेस पे। अगर आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से इन्हें यूज करते हो, यानी कि अगर आपको दिया है कि 21 डेज के लिए मंथ में आपको लगातार इन मेडिसिन को लेना है, वो भी एग्जैक्ट टाइम पे, ऐसा नहीं कि आज आपने मॉर्निंग में लिया नेक्स्ट डे आप इवनिंग पे ले रहे हो, तो एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। तो उसी रूटीन पे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आप देखोगे कि सक्सेस रेट आपका बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन हल्का सा फेलियर के चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए डाटा क्या बोलता है, जो स्टडी हुई है उससे क्या पता लगा है कि अगर 100 वुमेन है तो उनमें से अगर कोई भी जो जितनी भी वुमेन है अगर वो प्रॉपर मेडिसिन को यूज कर रही है तो केवल एक को प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा फेलियर भी है लेकिन उतना नहीं है। और जब आप बात करते हैं कि ट्रॉपिकल यूज की, अगर कोई महिला ऐसी है जो क्या कर रही है, सपोज आज मेडिसिन लिया, अगले दिन की छोड़ दी, फिर नेक्स्ट डे ले रही है, मतलब यूज आपका क्या है, जो प्रेस्क्राइब्ड है उस तरीके से यूज नहीं कर रही है, तो चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। सपोज 100 अगर वुमेन है तो उनमें से 9 के प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं इन दैट केस, कि अगर आप इस तरीके से मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हालांकि देखो कॉन्ट्रासेप्शन की और भी मेथड्स हैं, उन पे अभी हम नहीं जाएंगे। जैसे फिजिकल मेथड्स आती हैं जिसमें आपके क्या है, डायफ्राम है, कॉन्डोम्स है, वजाइनल पैसेसरीज आती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जा सकती हैं। साथ ही साथ ओरल के अलावा आपके इंजेक्टेबल्स भी आते हैं जिन्हें डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में सिरिंज के थ्रू, तो वो भी आते हैं जिसमें मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट का इंजेक्शन आपने बहुत कॉमन सुना होगा। ठीक है, वो यूज होता है। साथ में कुछ इम्प्लांट्स आते हैं जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं स्किन के अंदर, और उनसे धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, तो वहां पे भी आपका कॉन्ट्रासेप्शन हो रहा है। मेथड अलग है। अभी आप जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ओरल रूट रहेगा। ठीक है, ये बाकी रूट्स हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स के बारे में बात करें। साथ ही साथ आप बात करें, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस भी आते हैं। ठीक है, उनके थ्रू भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं, बट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली देखो, पता तो चल रहा है कि भाई ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है, जो इसकी डेफिनेशन बता रही है, बट अदर देन प्रेगनेंसी इनके और भी यूज है। केवल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किए जाते। जैसे कि मैं बहुत एक नॉर्मल एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई भी कपल है जो कि इनफर्टाइल है, या फिर जिनके ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं डॉक्टर। अब आप सोचेंगे कि हम तो जो प्रेगनेंसी करवाने के लिए गए हैं, ठीक है, हम प्रेगनेंसी को अवॉइड थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो क्या करते हैं, अभी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो ये तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो इसके लिए मेन बात यही, इसी से मैं आपको बताती हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव केवल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं होते हैं। ये अगर किसी भी फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसे भी करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप देखोगे जो आईवीएफ होता है आपका, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू आपका क्या है, प्रेगनेंसी कराई जाती है, तो उसमें बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं कुछ मंथ के लिए, सो दैट वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में बना हुआ है ना, वो नॉर्मल हो जाए। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन आपके में प्रॉब्लम आ रही है, कि सपोज किसी को मेंस्ट्रुएशन अच्छे से नहीं हो रहा है, मेंसेस, या फिर किसी का जो मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहा है, मंथली ना होके 2 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को रेगुलर करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज किया जाता है। जब फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाता है। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव केवल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज नहीं होते हैं, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूज हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को। तो पहले मैं बात करूंगी किसकी, इसकी कंपोजिशन
पोजीशन के बारे में। भाई हम डिस्कस कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये क्या है, इसके अंदर होता ऐसा क्या है कि जिसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन हो रहा है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं वो इंप्रूव हो रही है ना, तो वो हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, कंबाइंड ओसी लिख रही हूँ, ओसी रिप्रेजेंट कर रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, और दूसरा होते हैं आपकी सिंगल होते हैं, इनको मिनी पिल भी आप बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको दे रही हूँ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। ठीक हो गया। अब देखो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ना, कंबाइंड नाम से पता चल रहा है कि ये दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये दो हार्मोन्स जो हमारे हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा वाला नाम से ही पता लग रहा है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है ये, यानी कि इसमें केवल क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखा था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको हार्मोन्स के रोल बताए हुए हैं कि एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ना, वो सारा हमने डिटेल में देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। और यहाँ पे टोटली हमें मेंस्ट्रुएशन से ही डील करना होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं आपका, ये इस तरीके के हार्मोन्स को कैरी करते हैं कि जो नॉर्मल हमारा जो मेंस्ट्रुअल जो हार्मोन्स हैं उनको मिमिक करे, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनमें भी अवेलेबल है। और आपने देखा है कि हमारी बॉडी में जो एक फीमेल बॉडी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो वहां पे भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हालांकि उसके अलावा FSH LH भी है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप उसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अब क्या करता है, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि वो हमने डिस्कस किया हुआ है। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटे, पूरी मंथली साइकिल में, पूरी किसी भी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली साइकिल, 28 डे साइकिल जो टिपिकल है, मैंने बताया था कि वो वेरी भी करती है, वुमेन टू वुमेन अलग अलग हो सकता है। तो जो 28 डे साइकिल होती है उसमें एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन हर महीने रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो यूट्रस है उसको क्या करता है, आपका प्रोलिफरेटिव स्टेज में ले आता है। यूट्रस को मैसेज देता है कि भाई फटाफट से एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करो, नई ब्लड वेसल्स वहां पे बननी चाहिए, ताकि जो आपका अगर प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस इस लायक हो कि उस जो भी आपका क्या आएगा, जो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होके वहां पे इम्प्लांट होने के लिए आएगा, उसे आसानी से वहां पे नर्चर कर सके, यानी कि उसको जो भी न्यूट्रिशन है वो मिल सके, और साथ ही साथ उसे वहां पे एक हाउस मिल सके, जो बच्चा है उसे घर मिल सके, है ना। यूट्रस को हमेशा कौन तैयार करता है, वो एस्ट्रोजन ही है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या कराता है आपका, सिंपल आप बोल सकते हो कि जो एस्ट्रोजन है उसका काम होता है आपका, इट विल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब तक एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे है, जब तक एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे है कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। समझ रहे हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होने का मतलब ये है कि अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं होना है। ठीक, और वही ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कराने वाले हैं। जब तक ये है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आप बाहर से दे रहे हो, इनका लेवल पीक पे रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो इसमें जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से ही एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रहा है, वहां पे नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं। अगर एस्ट्रोजन नहीं हुआ तो वो जो ब्लड वेसल है वो भी टूटेगी, और साथ ही साथ जो आपका एंडोमेट्रियम में जो सेल्स हैं वो भी सारी शेड हो जाएंगी और मेंस्ट्रुअल ब्लीड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी, है ना। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। और साथ ही साथ जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है, मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है आपका, ये बेसिकली जो आपका सर्विक्स का जो फीमेल वजाइना है, ठीक है, एंड में जो यूट्रस का माउथ है वो क्या है, सर्विक्स है।
तो वहां पे जो म्यूकस होता है, ठीक है, जो म्यूकस है ये उसको क्या करता है, थिक बना के रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, आप बोल सकते हो सर्विक्स में जो म्यूकस है, तो ये म्यूकस को क्या करेगा, थिक करेगा। अब म्यूकस थिक करने से क्या एडवांटेज होने वाला है, ऐसी फीमेल जो प्रोजेस्टेरॉन ले रही है, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में ले चाहे वो सिंगल फॉर्म में ले, प्रोजेस्टेरॉन जो ले रहा है तो क्या होगा, म्यूकस क्या है, थिक है, तो बाहर से अगर वो फीमेल, ठीक है, वो फीमेल अगर किसी भी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आती है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ऐसे केस में स्पर्म क्या करेगा, आपके यूट्रस में एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो म्यूकस इतना ज्यादा थिक है, वो स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं देगा। समझ रहे हो ना। तो प्रोजेस्टेरॉन ने कितना अच्छा काम किया है ना, तो उसने क्या किया, म्यूकस को थिक बना दिया, तो स्पर्म पेनिट्रेशन अब नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हमारा जो यूट्रस है उसमें भी सिक्रीशंस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो सिक्रीशंस की वजह से जो एंडोमेट्रियम है ना, वो ज्यादा थिक नहीं हो पाता है, वो थिन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि अगर ऐसी फीमेल में अगर मान लीजिए गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अगर मान लीजिए स्पर्म ओवम से फ्यूज हो भी गया, तो भी एंडोमेट्रियम इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो ये है प्रोजेस्टेरॉन खाली म्यूकस थिकनिंग नहीं करता, सॉरी, ये क्या करता है, जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को भी क्या बना देता है, अनफेवरेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो एस्ट्रोजन जिसे प्रोलिफरेट करवा रहा था, ये उसे थिन करने का काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कर रहे हैं, और इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना अगेन बहुत जरूरी है। तो इन दोनों हार्मोन्स का लेवल अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में ये सबसे इफेक्टिव होती है। ध्यान रखिएगा, कंबाइंड जो है जिसमें दोनों हार्मोन प्रेजेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम एस्ट्रोजन नहीं दे सकते हैं, एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। लाइक अगर कोई फीमेल है जिसे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे कभी भी, या उसे स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में आप कभी भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन क्या करता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है। तो ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा, ऐसे हार्ट वाले पेशेंट के लिए जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना, हार्ट अटैक आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपके किसी भी ब्रेन में कहीं पे आपका क्लॉट बन गया तो स्ट्रोक आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आप एस्ट्रोजन नहीं देते हो, ठीक है। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, केवल प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की तरफ जाते हैं, जहां पे केवल हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ठीक है। इफेक्टिव ये भी है, लेकिन वही बात कर रही हूँ कि ज्यादा जो कॉमनली यूज की जाती है वो कंबाइन ही है। प्रोजेस्टेरॉन भी हालांकि वही काम करेगी, प्रोजेस्टेरॉन भी आपका प्रेगनेंसी होने से रोकेगा ही, लेकिन अगर ये यूज नहीं हो पा रही है तो तब आपको वो यूज करनी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किस फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बहुत सारी फॉर्मुलेशन बनाई गई है जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए एस्ट्रोजन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आपकी आती है एस्ट्राडायोल, दूसरी जो सबसे ज्यादा यूज होती है इथाइल, एस्ट्राडायोल, ये इथाइल नहीं है, ये इथिनाइल है, ठीक है, एस्ट्राडायोल और एस्टेट्रायोल। ये फॉर्मुलेशन है जो यूज की जाती है कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन की तरफ से। और प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन में आती है आपकी नॉरगेस्ट्रिल, लीवोनॉरगेस्ट्रिल, इसके अलावा आती है आपकी नॉरथिंड्रॉन, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, नॉरथिंड्रॉन। और नेक्स्ट हमारे पास है डीजोगेस्ट्रिल,
एक आती है सिप्रोटेरॉन एसीटेट नाम से भी आती है, ठीक है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं भूल गई, उसे भी लिख लो, ड्रोस्पेरिनॉन, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन है जो यूज होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो एस्ट्रोजन की तरफ से। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर जो यूज होती है वो ये है इथिनाइल एस्ट्राडायोल, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में लीवोनॉर्गेस्ट्रल को दिया जाता है बहुत टाइम, ठीक है। ड्रोस्पेरिनॉन भी यूज होती है, बट फिलहाल के लिए जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इन्हीं दोनों का है, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन ओनली बताने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ड्रग्स इन्हीं में से होगी, लीवोनॉर्गेस्ट्रल आपकी यूज होती है बेसिकली, ठीक। अब बात करते हैं यूसेस की, ठीक है, कहाँ पे इन्हें यूज किया जाता है, ठीक। एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि प्रेगनेंसी होने नहीं देती है ये मेडिसिन, तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और इसके अलावा क्या यूज है वो मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 तो पता ही है आपका, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसके अलावा क्या होता है, देखो, इसके अलावा अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है इरेगुलर है तो उसे रेगुलर करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये मैं बताऊंगी भी आपको, ठीक है, कैसे रेगुलर होते हैं। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन लिख देती हूँ मैं, मेंसेस, ठीक है। मेंसेस के लिए अगर आपको रेगुलर करनी है मेंसेस, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। थर्ड आपका यूज हो सकता है पेन एसोसिएटेड विद, टू ट्रीट पेन एसोसिएटेड विद फिब्रॉइड। अगर किसी भी फीमेल के यूट्रस में फिब्रॉइड फॉर्मेशन हो रही है, फिब्रॉइड बेसिकली ट्यूमर होता है जो कि यूट्रस में हो जाता है एंडोमेट्रियम में, तो ये अगर फिब्रॉइड बन रहा है या फिर आपका एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम में, तो अगर ऐसी सिचुएशन है और इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, और आप सबको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही पेन होता है ना। तो अगर किसी फीमेल में पेन हो रहा है इनकी वजह से, तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को तब भी देते हैं ताकि वो पेन कम हो, ठीक हो गया। मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका यूज आता है वो है आपका ये, एक तो हिर्सुटिज्म, ठीक है, हिर्सुटिज्म। फीमेल में हिर्सुटिज्म मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा आपके अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, ठीक है, बाल ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो हिर्सुटिज्म हो गया। या फिर एक्ने, ठीक है, अगर हिर्सुटिज्म है या फिर एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट में आप यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। रीज़न क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ये एस्ट्रोजन है, ठीक, इसका एक और आपका रोल होता है कि ये क्या करता है, एंड्रोजन के प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो हिर्सुटिज्म और एक्ने हो रहा है ये एंड्रोजन की वजह से होता है, जो उनकी मेल सेक्स हार्मोन है, पहले भी बताया कि फीमेल बॉडी में भी ये प्रेजेंट होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को कम करता है, तो यहाँ पे भी हमें फायदा ही मिलेगा। एंड्रोजन का प्रोडक्शन बॉडी में कम होगा तो हिर्सुटिज्म यानी कि जो हेयर ग्रोथ हो रही है, और जो हेयर ग्रोथ मतलब बॉडी हेयर ग्रोथ, ठीक है, और एक्ने जो हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, हाँ, एक और इसका यूज है जो यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, जो आपका होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, PCOS। इसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ओवरी है फीमेल की, उसमें बहुत ज्यादा सिस्ट, गांठें बनने लगती हैं, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, ये आपको पता है कि ये क्या करता है, आपका जो मेंस्ट्रुएशन है उसे रेगुलर करने में काम आता है। तो वो जब मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस किया जाता है, अभी मैं बताऊंगी कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से मेंस्ट्रुएशन किया जाता है, ठीक है। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो कैसे ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेंस्ट्रुएशन कराते हैं।
तो मेंस्ट्रुएशन जब इंड्यूस किया जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि इनमें जो होता है पीसीओएस की जो पेशेंट्स होती हैं इनमें क्या होता है आपका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उन सिस्ट को बाहर निकालना, अगर मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो मेंस्ट्रुएशन में वो क्या होता है सिस्ट बाहर आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इससे प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से। अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर हो रहा है तो उसको नॉर्मल रेगुलर किया जाता है। थर्ड, जो आपका, क्योंकि इनकी वजह से आपका क्या होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता है, पेन कम होता है, तो इसीलिए ऐसी कोई सिचुएशन यूट्रस से रिलेटेड जिसमें पेन बहुत फील होता है जैसे कि फिब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस, तो ऐसे केसेस में आप इसे यूज कर सकते हो। और लास्ट क्या, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसमें एस्ट्रोजन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, जो कि एंड्रोजन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म एक्ने होता है। तो अगर आप क्या करते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी ट्रीट हो जाती है। तो ये सारे यूजेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को जहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, देखें चलिए कंबाइंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं। अब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि मैम इतने बार कह रही है कि मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होते हैं, अब वो कैसे रेगुलर होते हैं अब समझोगे आप, ठीक है। तो ध्यान में रखो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, इसमें भी चॉइस होती है आपके पास, ठीक है। कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड हो गया बस वो कंबाइंड है। कंबाइंड के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर भी सब टाइप होते हैं, उन्हीं को हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है कंबाइंड का वो है साइक्लिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सीओसी, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को लिखा है मैंने। दूसरा है हमारे पास चॉइस है एक्सटेंडेड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और लास्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस यूज फॉर्मुलेशन, ठीक। तो 3 टाइप के हमारे चॉइस हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है। अब देखो क्या क्या डिफरेंस है समझते हैं, चलिए देखो। अच्छा इससे भी पहले एक बात बता दो कि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं चाहे वो 3 टाइप में है वो तो हो गया चॉइस में आएगा, लेकिन कंबाइंड भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इनको अगर मैं एक सिंपल वे में अगर करना चाहूँ तो आपको बहुत टाइम बुक में मिलेगा ऐसा क्लासिफिकेशन, मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक, ठीक है। मोनोफेजिक मतलब क्या होता है, आप मान के चलो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप मार्केट में भी लेने जाओगे तो पूरे मंथ के हिसाब से मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें 21 टैबलेट हो, ठीक, और क्या होता है 21 टैबलेट होंगी और बाकी के दिन आपसे बोला जाएगा कि इतने दिन आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, बाकी महीने के बचे हुए दिन, ठीक है। 28 है तो उसमें 7 दिन मान के चलिए, 21 दिन दवाई खानी है 7 दिन नहीं खानी है, तो इसीलिए आपकी जो स्ट्रिप आएगी वो 21 टैबलेट की आएगी। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनमें, कुछ स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं जिनमें 28 दिन की पूरी टैबलेट आपको मिलती है, उसमें से 21 दिन जो आपको मिलेगी उसमें 21 दिन वाली जो होगी उनमें तो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, बाकी के 7 दिन वाली में कुछ भी विटामिन वगैरह प्रेजेंट रहेगा, यानी कि प्लेसिबो है वो, ठीक है, उसमें कोई हार्मोन्स नहीं है। तो या तो आप वो वाली स्ट्रिप ले लो जिसमें आपको केवल 21 दिन मेडिसिन खानी है, बाकी के 7 दिन आपने कुछ नहीं खाना, या फिर आप 28 डेज वाली ले लो, 21 दिन आपको मेडिसिन लेनी है हार्मोनल और बाकी के 7 दिन आपने वो जो मल्टीविटामिन वाली उसमें टैबलेट होती है उन्हें अलग कलर से बनाया जाता है सो दैट पेशेंट आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारी प्लेसिबो है, ये हमें लास्ट के 7 दिन लेनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हमारी अलग अलग टाइप की आती है, ठीक, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बात ये आती है कि जो ये होती है 2 टाइप की हो सकती है। मोनोफेजिक में क्या होता है कि पूरे महीने की जो दवाई होगी, चाहे वो 21 दिन खानी हो चाहे 28 दिन खानी हो, पूरे महीने की जो मेडिसिन होगी वो सेम डोज वाली होगी। अगर उसमें एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी सपोज 35 mg है तो वो थ्रू आउट आपकी 35 mg रहने वाली है, समझ में आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन की जो है वो थ्रू आउट रहेगी, कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप अलग डोज ले रहे हो आप दूसरे दिन अलग डोज ले रहे हो, सेम डोज आपको पूरे महीने लेनी है, चाहे वो आप 21 दिन के लिए ले रहे हो चाहे दूसरे केस में आप 21 दिन के लिए लेते हो, हालांकि 7 दिन के लिए तो आप उसमें मल्टीविटामिन लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है। ये होती है मोनोफेजिक जिसमें पूरे महीने जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसमें सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा। दूसरी आती है आपकी मल्टीफेजिक। मल्टीफेजिक में क्या होता है, आपकी जो मेडिसिन होती है ना, सपोज पहले के जो 7 दिन होंगे उसमें आपकी मेडिसिन जो डोज होगी वो थोड़ी अलग होगी, ठीक है,
फिर उसके अगले 7 दिन होंगे उसमें डोज कुछ अलग होगी, फिर उसके नेक्स्ट जो 7 डेज होंगे उसमें डोज कुछ अलग होगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये मल्टीफेजिक है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के हार्मोनल फ्लक्चुएशन को मिमिक करती है, क्योंकि एक जो फीमेल बॉडी होती है उसमें कितना ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो फ्लक्चुएशन को जो नॉर्मल जो आपकी मेडिसिन मिमिक कर रही है तो वो मल्टीफेजिक है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरुआत में कम रहता है, हमें पता है शुरुआती दिनों में। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, उनका लेवल बढ़ता है ना, फिर उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको मेडिसिन दी जाती है, तो वो मल्टीफेजिक है। तो ये तो आपको समझ में आया मोनोफेजिक मल्टीफेजिक क्या होती है। अब आ जाते हैं इनमें कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे आपकी इस तरीके से डिवाइड की गई है। तो समझो ये चॉइस है। चॉइस मतलब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, अब डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसे किस तरीके का ट्रीटमेंट आप देना चाह रहे हो, उसके लिए क्या चॉइस ऑफ ड्रग होनी चाहिए, कौन सी चॉइस आप यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको शुरुआत में उसको मेडिसिन दे दी और उससे बोला कि 21 दिन के लिए क्या करना है, आपने 21 डेज के लिए आपने हार्मोनल पिल लेनी है। ठीक, जो स्ट्रिप आप लोगे उसमें 21 दिन के लिए आएगी हार्मोनल पिल। ठीक है, यानी कि ऐसी मेडिसिन होंगी जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। उसके बाद के जो आपके 7 डेज होंगे ना बचे हुए, क्योंकि मैंने बताया ना यूजुअली हम यही अज्यूम करते हैं कि जो आपकी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डे की होगी। वो बताया था मैंने, फीमेल टू फीमेल वेरी जरूर करता है, लेकिन अभी हम टिपिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के 7 दिन क्या करना है, हार्मोन फ्री पीरियड रहेगा, यानी कि कोई मेडिसिन नहीं ली जाएगी। समझ में आ गया? आप स्टार्ट कीजिए, साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, शुरुआत के 21 दिन आपको दवाई लेनी है जिसमें हार्मोन्स है, उसके बाद आपको 7 दिन कुछ नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा बताओ, क्या होगा? 21 दिन तक हार्मोन का लेवल बना हुआ था, तो मेंस्ट्रुएशन होंगे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आपने दवाई लेनी छोड़ी तो वैसे ही ये 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कब यूज करोगे, ये मेडिसिन कब यूज करनी है, जिसमें आप क्या चाह रहे हो कि मेंस्ट्रुएशन मंथली होते रहे। ऐसा ना हो कि आप कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हो, नो डाउट आपको चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप दे रहे हो कि प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन आप मेंस्ट्रुएशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहनी चाहिए, है ना। तो क्या किया, 21 दिन पिल दी, बाकी के 7 दिन आपने हार्मोन फ्री पीरियड रखा। तो इससे क्या होगा, जो मेंसेस होगी वो क्या होगी, पर मंथ, हर महीने क्या होगी आपकी मेंसेस होगी। तो अब आप खुद सोचो कि ये मेडिसिन हम मेंस्ट्रुएशन को इरेगुलर करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। ऐसी मेडिसिन अगर कोई फीमेल लेगी तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा नो डाउट, क्योंकि आप दवाई ले रहे हो, हार्मोनल पिल ले रहे हो, तो प्रेगनेंसी तो होनी है नहीं। क्यों नहीं होगी, मैं पहले बता चुकी हूँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। लेकिन जब आप एकदम से वो दवाई लेना छोड़ोगे, 7 दिन का जो गैप होगा उसमें क्या होगा, मेंसेस हो जाएंगे, तो मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ, रेगुलर हो गया ना। ठीक, तो बहुत सी मैंने बताया था बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो ही नहीं रहा है, तो पहले उन्हें रेगुलर करवाया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को देके, उसके बाद उनसे कहा जाता है अब आप क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव छुड़वा दिए जाएंगे और जब फिर उसके बाद क्या होगा, चांसेस ऑफ जो प्रेगनेंसी है कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, ये तो आया साइक्लिक की बात। अब बात करते हैं किसकी, एक्सटेंडेड की बात करते हैं। अब एक्सटेंडेड को समझो क्या होगा। एक्सटेंडेड में क्या किया जाता है, एक्सटेंडेड नाम से ही बता रहा है कि इसमें मेंस्ट्रुएशन को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो होता है आपका क्या किया जाता है, पूरे 3 महीने के लिए फॉर 3 मंथ आपको क्या दी जाती है, हार्मोनल पिल दी जाती है। ठीक है, पूरे 3 महीने लगातार आपने ये पिल लेनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि 21 दिन के लिए लेनी है, आपने जिस दिन से स्टार्ट किया है उसके बाद के 3 महीने आप पूरा इसको लीजिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को। तो और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसके बाद जो आने वाला 1 हफ्ता होगा 3 महीने के बाद, उसमें आपने क्या रखना है, हार्मोन फ्री पीरियड रखना है। यानी कि अब आप क्या कीजिए, दवाई छोड़ सकते हो। और इसमें मैं ऑप्शन आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनमें केवल
3 महीने की मेडिसिन देंगे या फिर इस केस में 21 दिन की मेडिसिन देंगे और कहेंगे 7 दिन छोड़ दो। लेकिन कुछ कुछ स्ट्रिप्स ऐसी भी आती हैं जिसमें बाकी के बचे हुए दिनों के लिए, यानी कि यहाँ जैसे 7 दिन है, यहाँ 1 हफ्ता है, इसमें मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दी जाती है ताकि इंसान की फ्रीक्वेंसी बनी रहे, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम जब 7 दिन के बाद जब उसको मेंसेस हो जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट भी तो स्टार्ट करेगा, अगले महीने की भी तो वो मेडिसिन स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये बात आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये है आपका, आपने 1 वीक का क्या किया, हार्मोन फ्री पीरियड रखा। तो अब क्या होगा, जो 3 महीने से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा था, अब जब आप एक हफ्ते आपने हार्मोन्स नहीं लिए तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा ना। तो यहाँ पे जो मेंसेस होगा, ठीक है, जो मेंसेस होंगे वो क्या होंगे, पर 3 मंथ, 3 महीने में एक बार मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये डिजायर्ड होता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। ये वो केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन ही एम है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए आप मेंस्ट्रुएशन को रोक रहे हो, तो 3 महीने में एक बार वाला ये वाला चॉइस हो सकती है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस यूज फॉर्मुलेशन। इसमें क्या है, आप साल भर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हो, कोई हार्मोन फ्री पीरियड नहीं होता है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, पूरे 1 साल के लिए आपने क्या करना है, लगातार इसे हार्मोनल पिल को लेना है, जिसमें आपकी क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड की हम बात कर रहे हैं। 1 साल के लिए पूरा लो और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, जो मेंसेस हैं वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि पूरे 1 साल आपने मेंस्ट्रुएशन होने ही नहीं दिया। ये 1 साल की मैं बात कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर भी आप ऐसे ही लेंगे, क्योंकि मैं केवल 1 साल के लिए समराइज करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये किया। तो अगर आपका केस ये है कि आप मेंस्ट्रुएशन को बिल्कुल रोक देना चाहते हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो मेंसेस है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं ऐसी फीमेल में। तो पूरे साल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन आपको मिल गया, ठीक है। तो और मैं इसके चांसेस तो आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये था आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल होती है, तो अकॉर्डिंगली आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, आपकी फॉर्मुलेशन यूज की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका प्रोजेस्टेरॉन ओनली, बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका क्या है, खाली प्रोजेस्टेरॉन ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका इनिशिएशन स्टार्ट वगैरह भी मुझे सारा बताना है आपको, है ना। तो इसमें 2 आपकी यूज होती है, मैं इसको भी बता देती हूँ आपको, है ना। चलिए, ये तो हो गया कंबाइंड की चॉइसेस आपको पता लगी, और ये डॉक्टर अपने नॉलेज के हिसाब से, नीड के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को, किस फीमेल को कितने महीने के लिए देनी है, ठीक है। जो अपना मेंस्ट्रुएशन रेगुलर करवाना चाहते हैं ऑब्वियसली उन्हें मंथली दिया जाएगा, ठीक है, 21 दिन के लिए देके 7 दिन छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के बारे में। इसमें जनरली देखो, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, जिन भी फीमेल में एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहाँ ये यूज की जाती है। जैसे हार्ट की पेशेंट है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल में ना जनरली देखोगे आप 2 मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे तो लीवोनॉर्गेस्ट्रल भी है, मैं केवल यहाँ पे जो सिंपल वाली है वो लीवोनॉर्गेस्ट्रल ना जो कॉम्बिनेशन में दी जाती है एस्ट्रोजन के साथ, जो कॉम्बिनेशन में देते हैं। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है उनमें मैं बता दूं आपको कौन सी है, नॉरथिंड्रोन, जिसमें खाली प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, नॉरथिंड्रोन। और दूसरी हमारी है ड्रोस्पेरिनोन। तो ये 2 हमारे पास मेडिसिन है जो यूज होती है। 1 मिनट में चेक कर लूं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ना, ड्रोस्पेरिनोन, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ड्रोस्पेरिनोन, ये 2 आपकी मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के बारे में, या तो उस पिल में केवल नॉरथिंड्रोन होगा या फिर ड्रोस्पेरिनोन होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसे समझ लो, कि जो हमारा नॉरथिंड्रोन है ना, नॉरथिंड्रोन क्या किया जाता है, ये पूरे 28 डेज के लिए दिया जाता है, ठीक। अगर मेंसेस साइकिल की मैं बात करती हूँ, जैसे पहले वाले में आपने देखा था ना, कुछ टाइम के लिए 21 दिन के लिए दिया था, फिर हार्मोन फ्री पीरियड रखा था 7 दिन का। लेकिन नॉरथिंड्रोन अगर किसी भी फीमेल को दिया जा रहा है तो वो पूरे 28 दिन के लिए दिया जाएगा। इसीलिए
मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए अगर रेगुलर करने की बात करते हैं तो ये यूज नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पज से आप यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। दूसरा है ड्रोस्पिरिनॉन। ड्रोस्पिरिनॉन का क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं 24 डेज के लिए हम बेसिकली ये देंगे, ड्रोस्पिरिनॉन लेंगे, और उसके बाद के जो 4 दिन होंगे ना, ये पीरियड होगा हार्मोन फ्री पीरियड, इसमें आपका नहीं दिया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन ओनली में भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मेंसेस करा सकते हो। तो मैंने बताया ना अभी कि नॉरएपिनेफ्रिन के साथ ऐसा नहीं है, इसके लिए तो आपको 28 डेज पूरा इसको देना है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पज से आप इसे यूज कर सकते हो। बट ड्रोस्पिरिनॉन के साथ ये एडवांटेज है कि आप 24 दिन के लिए ड्रग दे रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 4 दिन का आपका हार्मोन फ्री पीरियड है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मेंसेस को रेगुलर करने के लिए इस मेडिसिन को आप ड्रोस्पिरिनॉन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप इसके हो गए। अब इसके बारे में इतना डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से मेडिसिन, चाहे वो आपकी कंबाइंड हो चाहे आपकी सिंगल हो, यानी कि जो आपकी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, इसे कैसे इनिशिएट किया जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो। बहुत जगह आपको मिलेगा कि भाई मेंस्ट्रुएशन के 4थे या 5वें दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से, कभी भी अगर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को इनिशिएट स्टार्ट करना है तो आप अपनी मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से आप इससे स्टार्ट करना कर दीजिए, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पज से भी इसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या, उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने मेंसेस खत्म होने के यानी कि 5वें दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम लोगों को होता है कि हम संडे से स्टार्ट करेंगे, इजी टू रिमेंबर वाली बात हो जाती है कि आपको याद करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ये दूसरी मेथड है आपकी कि आपने मेंसेस के 5th डे से आपने स्टार्ट किया, या फिर संडे, आपने जो भी संडे पड़ रहा है वहां से आपने स्टार्ट किया, तो इन दैट केस ऑल्सो सेफ नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे महीने आपको इसके अलावा दूसरे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उस केस में आप कॉन्डोम्स का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, बट आप स्पेसिफिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे रिलाई नहीं कर सकते हो। ऐसे केसेस में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर कोई फीमेल जिसका अभी अबॉर्शन हुआ है, तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कब स्टार्ट करने हैं। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, विद इन वीक, और अबॉर्शन होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप वहां पे भी स्टार्ट कर दीजिए। अगेन वहां पे भी आपने क्या करना है, दूसरी मेथड को फॉलो करना है फॉर स्टार्टिंग 1 मंथ, ठीक है, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि कहीं ओवुलेशन आसपास हो ना रहा हो, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर कोई फीमेल है जिसकी डिलीवरी हुई है, पोस्टपार्टम की बात कर रहे हैं, अभी डिलीवरी हुई है, तो कब उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट करनी चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, 21 दिन माना जाता है कि आफ्टर 21 डेज ऑफ डिलीवरी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना स्टार्ट कर सकते हो इन नॉर्मल केसेस। बट अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज के चांसेस हैं, यानी कि जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, अगेन कि उसके क्लॉट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो ऐसे केस में आप 42 डेज तक का वेट करोगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तब 42 दिन का वेट होगा, उसके बाद आप कर सकते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम नेचुरली ही उस पीरियड में क्या होता है, आफ्टर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वहाँ पे हम चांसेस नहीं लेते हैं, ठीक। बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की। कोई अगर फीमेल ऐसी है जो बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो 42 डेज के बाद डिलीवरी हुई, ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया, उसके 42 दिन बाद आप क्या करते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हो, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो लैक्टेशन को इंटरफेयर करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें मिल्क इतना अच्छा नहीं बन रहा होता है, उसे अपने रूटीन में लाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो ये टाइम हम मान के चलते हैं कि 42 डेज में वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप फिर उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लोगे तो लैक्टेशन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग 42 डेज के लिए आप नहीं लेते हो, उसके बाद आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट इनिशिएशन कि आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कब इनिशिएट करनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, अगर आपकी कोई डोज मिस हो गई है, सपोज आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे हो और आज आपने मेडिसिन ली, कल आपकी मिस हो गई, तो अब क्या करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप, जैसे ही ध्यान आए कि हमारी मेडिसिन मिस हुई है, वैसे ही मेडिसिन ले लो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी आज वाली मेडिसिन का डे है, कल वाली मैं कैसे ले लूँ, नहीं, 2 टैबलेट ले लो एक दिन में,
ठीक है। कॉन्सिक्यूटिवली अगर 2 दिन छूटा है तो आज अगर मान लीजिए कल छूट गई थी मेडिसिन तो आज आपको याद आया है तो आज 2 टैबलेट लोगे, और अगर ऐसा हुआ होता कि कल भी छूट गई थी आज भी छूट गई थी तो आगे आने वाले 2 दिनों में आपको 2-2 टैबलेट लेनी है। इस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई जो छूट गया हमें अब नहीं लेना है, ठीक है। तो 2-2 टैबलेट लेना, इसमें कुछ आपका ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है बॉडी को, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये मिस डोज के लिए है कि अगर मिस होती है तो क्या करना है। अब आता है दूसरा कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का क्या करना। सपोज अगर कोई भी फीमेल है, वो क्या हो गया अभी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन किसे बोलते हैं कि जनरली अगर फीमेल है वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ नहीं कर रही थी, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ नहीं कर रही थी, ना ही उसका मेल पार्टनर यूज़ कर रहा था, तो उस केस में अगर इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली इंटरकोर्स हुआ है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है हर केस में प्रेगनेंसी होगी, बट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, विद इन वीक आपको फटाफट से आपको क्या करना होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना स्टार्ट कर देना है ऐसे केस में भी, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर कर देना है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक और केस बनता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ही आता है आपका, जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देते हैं, जो आई पिल के नाम से मेडिसिन आती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, विद इन 72 आवर्स, ठीक है, सेक्स के 72 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना है, वो मेडिसिन ले लेनी है। लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है उसके अंदर, तो वो मेडिसिन आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जनरली पहले क्या होता था मैं बता दूं आपको, पहले क्या होता था 2 पिल्स आया करती थी 7.5 mg की, लीवोनॉर्गेस्ट्रल उसमें प्रेजेंट हुआ करता था, ठीक है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल। दूसरी टैबलेट भी 7.5 mg की ही होती थी। तो क्या करना होता था, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के विद इन 72 आवर्स आपको एक दवाई लेनी होती थी और उसके 12 घंटे बाद आपको दूसरी दवाई लेनी होती थी। समझ में आया, जब भी आपने पहली डोज ली उसके 12 घंटे बाद आपको दूसरी डोज रिपीट करनी पड़ती थी, ये पहले की बात थी। लेकिन अभी क्या होता है, सिंगल टैबलेट आती है जिसमें 1.5 mg आपका क्या होता है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। और इसे भी आपने क्या करना पड़ता है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल को क्या करना, इसको आपको 72 आवर्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ध्यान रहेगा, तो ये आपकी एक मेडिसिन है जो अगर क्या है आपका जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और मेडिसिन आती है, वो भी मैं बता दूँ, जो इससे ज़्यादा आप बोल सकते हो जिसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, वो है हमारी यूनिप्रिस्टल एसिडेट। ये जो है आपकी ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर जैसे ये मेडिसिन काम करती है, ये सिंपल प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करती है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर इफेक्ट दिखाता है, वैसे ही लीवोनॉर्गेस्ट्रल भी प्रोजेस्टेरॉन के उसी रिसेप्टर से बाइंड होती है, इफेक्ट दिखाती है। ये यूनिप्रिस्टल एसिडेट थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देती है, ठीक है। जैसे हमने SERM पढ़े थे ना, सिलेक्टिव, इसके आगे सिलेक्टिव वर्ड भी यूज कर लेना बेटे, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो ये क्या होती है, सिलेक्टिव होती है थोड़ा। प्रोजेस्टेरॉन के जिन रिसेप्टर्स पे से बाइंड होना होता है इफेक्ट दिखाने के लिए, ये उन्हीं पे बाइंड होती है। जो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये बाइंड नहीं होगी, कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जहाँ पे ये बाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक है, ठीक। तो जो यूनिप्रिस्टल एसिडेट है, इसका एडवांटेज क्या है इसे समझ लो। इसकी जो डोज होती है आपकी लगभग 30 mg की डोज दी जाती है, और इसका एडवांटेज ये है कि आप इसे 5 दिन के अंदर अंदर आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसे इसमें क्या है कि 3 दिन, 72 आवर्स कितने हुए, 3 डेज, तो आपको विद इन 3 डेज, आज अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये लेनी होती है। इस केस में थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है, मार्जिन बढ़ जाता है, आप 5 दिन के अंदर ले सकते हो, तब भी ये काम कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट है यूनिप्रिस्टल एसिडेट, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आपकी इंट्रायूटेरिन डिवाइस भी आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। उनको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये इंक्लूड करना जरूरी है कि IUCD जो इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आते हैं, जो कि यूट्रस में आपके इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं। इसके अलावा कुछ देख लेती हूँ मैं, अगर कुछ आपका छूट रहा हो जो हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है। तो ये था, और सेम वही है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली बेस के बारे में भी इनिशिएशन सेम रहता है, ठीक है। आप फर्स्ट डे जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट डे से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, सबसे सेफ रहेगा। अगर आप दूसरा हो सकता है कि आप 5वें दिन से स्टार्ट कर रहे हो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को, तो उस केस में अगेन वही बात, आप स्टार्ट तो कर ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी यूज करना पड़ेगा, लाइक कॉन्डोम्स आप यूज कर सकते हो, बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सारा कुछ है ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम मेल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, फर्स्ट हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।